Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in the food production. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है उसका यूज़ करके हमारी क्रॉप को डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी क्रॉप डिज़ीज़ रेजिस्टेंस होगी तो उसके जो ख़राब होने के चांसेस हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल भी लेके चलें तो हमारे देश के अंदर अराउंड 20 से 30% का जो क्रॉप है वो हर साल ख़राब हो जाता है कोई ना कोई बीमारी लगने की वजह से। तो अगर हम किसी भी तरीके से हमारी क्रॉप को अगर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बना लें तो उन बीमारियों के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो हम ये जो प्रॉब्लम है इसको जो प्लांट ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक है उसकी मदद से ठीक कर सकते हैं। तो दो टेक्निक हैं बेसिकली किसी भी क्रॉप को डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बनाने के लिए। जो सबसे पहली है दैट इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, ये तो थी पहली टेक्निक। और जो दूसरी टेक्निक है दैट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये दोनों टेक्निक की मदद से हम हमारी क्रॉप को डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब ये जो पहली टेक्निक है दैट इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, इसके अंदर तो बेसिक जो हमने पिछले सेशन के अंदर जो प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टेप पढ़े थे वही चीज़ें आती हैं। कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे जो जर्म प्लाज्म है क्रॉप का उसको हम स्क्रीन करेंगे। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो सुपीरियर प्रोजेनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो तीसरा स्टेप था उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम वो जो भी जो सिलेक्टेड पेरेंट हैं हमारे उनको हम क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली जो टेक्निक है हम यहाँ उसको यूज़ करेंगे। चौथे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक यूज़ की, इसके बाद क्या होगा कि जो प्रोजेनी आएगी इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम इस प्रोजेनी को अच्छे से इवाल्वेट करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कि ये जो प्रोजेनी आई है क्या ये जो सिलेक्टेड पेरेंट थे उनसे बेटर क्वालिटी की है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए और वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जो क्वालिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वो होना चाहिए। तो हम यहाँ अच्छे से इवाल्वेट करेंगे सारी चीज़ों को। अब ये जो इतनी सारी प्रोजेनीज़ आई हैं हम इनको क्या करेंगे कि हम इनको बहुत सारे टाइम तक सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन वाली जो टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्योर लाइंस हैं वो जनरेट हो पाएंगी, ताकि जितने भी जो अगर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए हों जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, उनको हम एलिमिनेट करवा सकें, यानी कि रिमूव करवा सकें। तो और अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम हमारे जो टेस्ट फील्ड हैं उसके अंदर हम इनको सो करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस वैरायटी को कहाँ ट्राई करेंगे, जो रिसर्च फील्ड हैं उनके अंदर ट्राई करेंगे। रिसर्च फील्ड में ट्राई करने के बाद अगर डेटा ठीक आता है तो फिर हम इनको जो फार्मर फील्ड हैं, यानी जो रेगुलर फील्ड वगैरह हैं जहाँ पे किसान अपनी खेती करते हैं, वहाँ पे हम उनको 3 सीजन्स के लिए ग्रो करवा के देखेंगे। और उसके बाद जितना भी ये जो डेटा इवैल्यूएट हुआ है हम इस सारे डेटा को अच्छे से स्टडी करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास अगर बेटर क्वालिटी की डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के साथ अगर वैरायटी बनती है तो वही हमारी सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है
वो होगी। कन्वेंशनल ब्रीडिंग is often constrained by the availability of limited number of diseases resistance gene that are present and identified in the various crop varieties or the wild varieties। अब ये जो हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल जो उसकी नेचुरल या फिर जो वाइल्ड वैरायटी है उसके अंदर हमें डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन मिले ही मिले, क्योंकि अगर हमें ऐसे जीन्स नहीं मिले तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ प्लांट ब्रीडिंग करवाने का। तो इसके लिए हमें पहले जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो मिलने बहुत ज़रूरी हैं अलग अलग क्रॉप वैरायटीज़ या फिर वाइल्ड वैरायटीज़ के अंदर। Inducing mutations in the plant through the diverse means and then screening the plant material for resistance sometimes leads to the desirable genes being identified। तो अगर हम म्यूटेशंस को अगर हम इंड्यूस करवा दें किसी भी तरीके से उनके प्लांट के अंदर, म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो बेस पेयर हैं उनका जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो अगर बेस पेयर के सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे किसी भी बेस पेयर के एडिशन की वजह से आ रहा हो या फिर डिलीशन की वजह से आ रहा हो, चेंज वहाँ आ रहा है, तो वो जो चेंज है अगर हम उसको ले आएँ तो उससे हो सकता है कि जब बाद में हम उनको स्क्रीन करें अच्छे से तो जो हमारा प्लांट मटेरियल है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई हो और हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो हमें मिल जाए। प्लांट हैविंग दीज डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कैन देन बी ईदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन द ब्रीडिंग। अब ऐसे प्लांट जिसके अंदर हमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं अगर वो मिल गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या फिर हम उसको जो ब्रीडिंग वाली टेक्निक है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा सबको। अदर ब्रीडिंग मेथड्स दैट आर used as selection amongst soma clonal variants and the genetic engineering। जो दूसरे ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम्स हैं जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उसके अलावा, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। जो पहला है वो है सोमा क्लोनल वेरिएशन और जो दूसरी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को। अब हम थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू द चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स। See chapter number 5, resulting in the creation of a new character or the trait not found in parental type। तो ये जो म्यूटेशन है ये बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस लाई जाती हैं, यानी जो नॉर्मल जीन्स हैं उनके अंदर वेरिएशन चेंजेस लेके आए जाते हैं। और वो जो चेंजेस लाए जाते हैं वो किस तरीके से लाए जाएंगे, जो जीन्स के अंदर जो बेस पेयर होते हैं उनको चेंज करके हम जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको इंड्यूस करवा सकते हैं। हम म्यूटेशन के बारे में और ज़्यादा चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो बेस के सीक्वेंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इससे क्या होगा कि जो नए नए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट के अंदर नहीं मिले थे
वो इन सीक्वेंस चेंज की वजह से जो नई प्रोजनी आएगी उसके अंदर मिल सकते हैं। यानी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनसे हट के हमारे पास नई नई जो ट्रेट्स या फिर जो नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन artificially through the use of chemical radiations like gamma radiations and selecting and using the plant that have the desirable characters as a source of breeding. This procedure is called mutation breeding. तो म्यूटेशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि जो बेस पेयर है किसी भी जीन के उनके अंदर चेंज आ रहा है, चाहे कोई एडिशन की वजह से आ रहा हो, चाहे कोई डिलीशन की वजह से आ रहा हो, या फिर कोई भी फ्रेम शिफ्ट की वजह से ये आ रहा हो। इन तीन चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा ये तो थे कुछ कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो या कोई भी नॉर्मल चेंज आए, पर हम ये जो म्यूटेशन है इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं। यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम जीन्स के सीक्वेंस के अंदर चेंज ला सकते हैं। कैसे लेके आया जा सकता है? जो कुछ केमिकल रेडिएशंस हैं उनका यूज़ करके हम चेंजेस ला सकते हैं बेस पेयर के सीक्वेंस में। अब केमिकल रेडिएशंस जैसे कि गामा रेडिएशन, यानी कि गामा रेडिएशन की वजह से हम जीन के बेस पेयर के अंदर चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे प्लांट का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अवेलेबल हों, और ऐसे प्लांट को हम ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग हम इस प्रोसीजर को बोलते हैं। इन मूंग बीन्स रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ाइक वायरस and the powdery mildew were induced by the mutation. अब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने कहाँ पे म्यूटेशन करवाया है। तो जो मूंग बीन्स आती हैं उसके अंदर हमने क्या किया है, उसको रेजिस्टेंस बना दिया है। कौन से बीमारी से? येलो मोज़ाइक वायरस से। और इसके अलावा जो पाउडरी माइल्ड्यूज़ होते हैं उनको भी हमने इंड्यूस करवाया है म्यूटेशन की वजह से। तो अगर आपसे कभी कोई एग्ज़ाम्पल पूछे कोई भी म्यूटेशन का या म्यूटेशन ब्रीडिंग का, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि जो मूंग बीन्स हैं उसके अंदर जो येलो मोज़ाइक वायरस नाम की जो बीमारी होती थी, हमने उसको, जो प्लांट है जो मूंग बीन है, उसको रेजिस्टेंस बना दिया इस बीमारी से, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है इस टेक्निक का यूज़ करके। सेवरल वाइल्ड वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट हैव बीन शोन टू सर्टेन रेजिस्टेंस कैरेक्टर्स बट दे हैव वेरी लो यील्ड। तो ऐसी बहुत सारी वाइल्ड वैरायटीज़ हैं जिनकी अलग अलग स्पीशीज़ को कल्टीवेट किया जाता है, और उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिले हैं जो कि ये शो करते हों कि वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हैं कुछ बीमारियों के अगेंस्ट में। पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो यील्ड है ऐसी वैरायटीज़ की वो बहुत ही कम है। कि बेशक वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस तो हैं, पर उनकी जो पैदावार है वो बहुत ही कम है। हंस देयर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन्स
into the high yielding cultivated varieties। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हम ऐसी कुछ वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाएं जिसके अंदर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों, पर इसके साथ साथ उसकी जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो भी ज़्यादा हो, ताकि हमें दोनों तरीके से फ़ायदा हो सके। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ाइक वायरस in the bhindi was transferred from a wild species and they resulted in a new variety of A. esculentus called तिपरभानी क्रांति। तो भिंडी के अंदर हमने क्या किया, हमने उसको जो येलो मोज़ाइक वायरस है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना दिया। पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया इसके अंदर रेजिस्टेंस वाला, वो हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया? वो ट्रांसफ़र हुआ था एक उसके भिंडी की जो वाइल्ड वैरायटी है उससे उसको ट्रांसफ़र किया गया था। और जो टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग वाली, उसका यूज़ करके एक नई वैरायटी बनाई गई। किस चीज़ की? वो उस वाइल्ड स्पीशीज़ की। और वो जो नई वैरायटी बनाई उसका नाम क्या रखा गया? प्रभानी क्रांति। अब ये जो प्रभानी क्रांति है ये येलो मोज़ाइक वायरस से भी रेजिस्टेंस है और इसके साथ साथ इसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा है। All the above examples involve the sources of the resistance genes that are in the same crop species which has to be bred for the disease resistance or in a related wild varieties। तो हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि जो रेजिस्टेंस जीन वाले जो हमारे पास जो जीन्स थे वो सेम क्रॉप स्पीशीज़ से ही इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और इन्हीं जो वाइल्ड वैरायटीज़ को हमने क्या करवाया? ब्रीड करवाया। और ब्रीड करवाने के बाद हमने उनको डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी बना दिया। और एट लास्ट ये वाइल्ड वैरायटीज़ से भी मिलती जुलती थी जो ये नई वैरायटीज़ बनी थी वो। The transfer of resistance gene is achieved by the sexual hybridization between the target and the source plant followed by the selection। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है रेजिस्टेंस जीन का, ये हमने कैसे अचीव किया है, यानी किस तरीके से हमने इसको सक्सेसफुल बनाया है, किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। तो अप्रोच करने के लिए जो हमने टेक्निक अपनाई वो थी सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन। किनके बीच में? जो हमारा टारगेट और जो हमारा सोर्स प्लांट है उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई और उसके बाद में उनका सिलेक्शन किया गया। और सिलेक्शन करने के बाद में जो पूरा डेटा हमारे पास आया हमने उसको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट किया और फिर जाके वो जो नई वैरायटी है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई।